ये हमारा पार्ट 3 का एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें बोला गया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो उसका पार्ट है ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आप देख लीजिए। वहां से उनकी जो कैपिटल निकली थी अमित की, सुमित की और समीक्षा की, वो हमने लिख दी है। जिसके अमाउंट में से कमी आई थी उसको हमने माइनस करके लिख दिया है, और समीक्षा के में हमने ऐड करना था तो हमने दोनों को ऐड करके दिखा दिया। टोटल प्रॉफिट ये था हमारा और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर सेकंड का साझेदारी फर्म का पुनर्गठन मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कि उसका हमने क्या करना है, पुरानी वाली साझेदारी को खत्म करके नई साझेदारी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका पुनर्गठन करना या उसका कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से क्या आशय है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से यानी कि हम उसका दोबारा से क्या कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। साझेदारी व्यवसाय में जब साझेदार के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है तो इस दशा को साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहा जाता है। मतलब कि इनके संबंधों में परिवर्तन क्या होता है कि जो पुरानी रेशो थी उसकी जगह पर नई रेशो बन जाती है। तो किसी के शेयर में कुछ कमी आती है और कुछ किसी के शेयर में कुछ इंक्रीमेंट होती है, तो उससे क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, तो नई साझेदारी बन जाती है। इसको बोलते हैं हम फर्म का पुनर्गठन या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी के पुनर्गठन पर साझेदारों के बीच एक नया समझौता या एग्रीमेंट बनता है और पुराना समझौता खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कारण या प्रकार या ढंग बताइए। मींस अगर वो पुनर्गठन के कारण पूछे, रीजन पूछे तब भी यही आंसर करना है, प्रकार पूछे तब भी यही आंसर करना है, और ढंग पूछे तब भी यही करना है। इसका आंसर है साझेदार के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि उनके बीच में जो पी&एल रेशो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो हमें पुनर्गठन करना पड़ता है। दूसरा कारण है नए साझेदार का प्रवेश, यानी कि एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों को कुछ हिस्सा अपना त्याग करना पड़ता है और नए साझेदार को हिस्सा मिल जाता है, तो भी क्या होता है, उनके मध्य में जो अनुपात था उसमें परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है विद्यमान साझेदारों की रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति पर, यानी कि कोई साझेदार चला जाएगा छोड़ के तो उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा, जो पुराने साझेदार है, रिमेनिंग पार्टनर्स है, उनको मिल जाएगा, जिससे उनका हिस्सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और नई रेशो बनेगी। साझेदारी की मृत्यु, ये भी वही चीज है कि उसकी डेथ हो गई है और वो चला गया है, मीन्स कि हट गया वो साझेदारी से, तो उसका हिस्सा कब, जो पुराने साझेदार है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय किए जाने वाली समायोजना, यानी कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी पड़ती है हमें जब हम नया पी&एल रेशो निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो का अनुपात ज्ञात करना होता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया और कौन कितना गेन कर रहा है। दूसरा जो गुडविल है, ख्याति है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ख्याति होता क्या है, तो उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं ख्याति एक प्रसिद्धि को बोलते हैं, ठीक है, रेपुटेशन को बोलते हैं। संचय एवं वितरित लाभों में समायोजन, जो मतलब नया पार्टनर आने से पहले, नई रेशो बनने से पहले जो पहले के कुछ भी संचय है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखे हुए हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में बांट देते हैं, क्योंकि नए साझेदार का अभी उसमें कुछ हिस्सा नहीं होता। तीसरा संपत्ति और दायित्व, जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है उनको क्या करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं, यानी कि जिस टाइम पर उन्हें खरीदा गया था तब से लेकर आज तक उसके मूल्य में क्या वृद्धि हुई और क्या कमी हुई है उसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा त्याग और प्राप्ति का अनुपात ज्ञात करना। अब हम इसको लेके चलते हैं कि सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण कुछ साझेदारों के हिस्सों में क्या आती है, कमी आती है, और कुछ साझेदारों के हिस्सों में वृद्धि हो जाती है। जिस साझेदार के हिस्से में कमी आती है इसका अर्थ है कि उसने अपने हिस्से का कुछ त्याग कर दिया, और जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि हुई इसका मतलब उसने कुछ हिस्सा प्राप्त किया है। इसलिए हम त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, मतलब जिसने त्याग किया है तो हम त्याग अनुपात निकाल लेंगे, और
क्या की है उसने, प्राप्त किया है, तो हम प्राप्ति अनुपात, मीन्स ये होता है सेक्रीफाइस, उसने सेक्रीफाइस कर दिया, और ये गेनिंग यानी कि उसको कुछ गेन या लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग अनुपात किसे कहते हैं? जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार को अन्य साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, त्याग का अनुपात कहते हैं। उदाहरण कि जब नया साझेदार आता है, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पुरानी रेशो है मीन्स ओल्ड रेशो है, उसमें से हम न्यू रेशो को माइनस कर देते, मीन्स कि जो ए पार्टनर था उसका पुराना हिस्सा क्या था और उसका नया हिस्सा क्या है, उनको जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने अपने हिस्से का कितना क्या किया है, त्याग किया है। त्याग अनुपात निकाला क्यों जाता है? इसे निकालने का मुख्य कारण यह होता है कि जिस लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से गेन हो रहा है, मीन्स जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, प्राप्ति हो रही है, वह त्याग करने वाले साझेदार को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए गुडविल की राशि लाकर देगा। यानी कि उसने जितना अपना हिस्सा क्या किया था, त्याग किया था, तो उसको नुकसान हो रहा है ना, उस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेगा, वो पूंजी के साथ साथ ख्याति के लिए राशि भी लाता है, उस ख्याति की राशि से क्या कर देता है, उसको क्षतिपूर्ति कर देता है। प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं? यानी कि वो था सेक्रीफाइस, अब ये है गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइस में उसने क्या किया था, त्याग किया था, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ले रहा है, प्राप्त कर रहा है। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार को अन्य साझेदार के हिस्से में लाभ प्राप्ति होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो कहते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ द डेथ, रिटायरमेंट, कोई साझेदार जा रहा है तो उसका हिस्सा क्या है, जो पुराने साझेदार हैं उनमें बट जाएगा और उनका हिस्सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स उनको गेन हो रहा है। तो गेन के लिए क्या करेंगे, नई रेशो में से पुरानी रेशो को लेस कर देंगे, यानी कि उसका नया हिस्सा निकालेंगे पहले और फिर उसमें से पुराने हिस्से को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना प्राप्त कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। अब है लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए कि उसने सेक्रीफाइस किया था और जो प्राप्त कर रहा है उसमें क्या अंतर है। ये हमने अपने सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, इसमें बुक का कोई रोल नहीं है, सीधी सीधी लैंग्वेज में है। इसमें किसी साझेदार द्वारा अपने हिस्से का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, प्राप्त होता है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला लिख दिया हमने, पुराना माइनस नया, यहाँ पर नया माइनस पुराना। त्याग करने वाले साझेदार के हिस्से में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि वो अपना हिस्सा त्याग रहा है तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, उसके हिस्से में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी जो प्राप्त कर रहा है। त्याग करने वाले अमाउंट से उसकी पूंजी खाता क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि जितना उसने सेक्रीफाइस किया था उतनी वो गुडविल की राशि लाएगा और फिर हम उसको उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सेम थिंग जो देने वाला है उसकी पूंजी से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद त्याग अनुपात में गुडविल का बंटवारा किया जाता है, यानी कि जो गुडविल वो लेके आया, मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टनर ने क्या किया है, मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टनर ने, ए ने और बी ने, दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। मान लो इसने भी और इसने भी 1/2 हिस्सा और इसने भी 1/2 हिस्सा, दोनों ने 1/2 हिस्सा त्याग किया है, तो गुडविल की राशि मान लो क्या थी, 10,000 थी, तो दोनों में ही बट जाएगी वो आधी आधी, 5,000 किसके लिए, ए के लिए, और 5,000 बी के लिए। अगर सारा हिस्सा ए ने त्याग किया होता तो सारा का सारा हिस्सा किसको मिलता, ए को मिल जाता। अब दोनों ने किया है, जिस जिस रेशो में किया वैसे वैसे हम इसको बांट देंगे। इसमें क्या है, क्षतिपूर्ति के रूप में गुडविल की राशि दी जाती है, किसके द्वारा, नए साझेदार द्वारा। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। बाय।